बेपनाह प्यार तुमसे भाग 4। अनुष्का सब कमरे में जाकर देख रही थी कि किसी को कुछ चाहिए या नहीं, और वो गलती से ऋषभ के कमरे में भी चली गई। तब बिना कुछ पूछे वो धीरे धीरे वहाँ से अपने कदम पीछे कर ली। जब ऋषभ ने पीछे मुड़कर अनु को जाते हुए देखा तो कहा, मिस अनु यहाँ आइए। वो बोली, सॉरी सर, पर आप मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते, क्योंकि ये नाम मेरे अपनों के लिए है और ये आपके बॉन्ड में नहीं लिखा था कि आप मेरे पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करेंगे। मेरा नाम अनुष्का है, आप मुझे इसी नाम से बुलाइए। फिर वो सिर झुकाकर कमरे से बाहर जाने लगी। तभी ऋषभ उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो घबरा गई और घबराहट में बोली, सर आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। ऋषभ बोला, क्यों? वो अपने आप को जितना ही ऋषभ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, ऋषभ की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। वो बोला, क्यों? तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, इसका मतलब तो जानती ही हो तुम। वो अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। मुझे कुछ नहीं समझना है। ऋषभ उसके बालों के लटों को सीधा करते हुए बोला, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो, एक किस तो बनता है। वो उसके होठों के पास झुकने लगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। ऋषभ फ़ोन उठाने के लिए बेड की तरफ झुका ही था कि अनु उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग गई। वो घबराते हुए बाहर आई और सारे गेस्ट के साथ खड़ी हो गई। इस तरह एंगेजमेंट का सारा प्रोग्राम खत्म हो गया और सभी अब धीरे धीरे घर जाने लगे थे। तभी ऋषभ की दादी ने एक लिफाफा अनु को दिया और बोली, देख तू इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना, ना मत करना, मैंने बहुत प्यार से तुझे दिया है। और उसके गालों पर हाथ रखती है। अनुष्का मुस्कुराते हुए बोली, दादी इसमें क्या है? दादी, कुछ नहीं बेटा, बस मैंने कहा ना मेरा आशीर्वाद है। जब वो सबके सामने लिफाफा खोल कर देखी तो उसमें नोटों की गड्डियाँ थी। उसकी चेहरे की हंसी अचानक गायब हो गई। वो उदास और मायूस हो गई। वो लिफाफे में वापस नोटों को डालकर दादी को दे दी और उदास मन से बोली, दादी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लेने के बाद मुझे लगेगा कि मैं अपना ज़मीर बेच रही हूँ। आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा ही रहेगा। आपका जब मन करेगा आप मुझसे फ़ोन पर बात करिएगा, पर ये पैसे देकर आप मुझे मेरी ही नज़रों में मत गिराइए। ये मेरे संस्कार में नहीं है। एक पल के लिए दादी को ऐसा लगा कि शायद मैंने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचा दी। वो मायूस होकर बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर क्या मैं तुझे मिलने के लिए अपने घर नहीं बुला सकती हूँ? दादी ने खींच खाते हुए कहा। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, दादी ये जो आपके अक्रूर पोता है ना मिस्टर ऋषभ राठौर जी, मैं इनके लिए सुबह 10 से 5 तक ऑफिस में काम करती हूँ, फिर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ होटल में। अगर थोड़ी भी लेट हो जाऊँ तो ये 1 घंटा ज़्यादा काम करवाते हैं, फिर पैसे काटने की धमकी भी देते हैं। तो आप ही बताइए कि मैं आपसे मिलने कब आऊँगी? वहाँ खड़े सब अनुष्का की बातों पर जोर जोर से हंसने लगे। ये सारी बातें ऋषभ दूर खड़े होकर सुन रहा था। दादी बोली, ये तो खुद ही जिन है और सबको अपने जैसा जिन ही समझता है। अनुष्का, पर दादी मैं आपसे फ़ोन पर रोज़ बात करूँगी, ठीक है? दादी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। दादी उसके माथे को चूमते हुए बोली, तू हमेशा खुश रहा कर। फिर सब वहाँ से धीरे धीरे चले गए। देखते ही देखते होटल खाली हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह दादी बोली, ऋषभ उस प्यारी सी बच्ची से ज़्यादा काम मत करवाया कर, उसे कभी कभी मेरे पास आने दिया कर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं रात भर उसी बच्ची के बारे में सोच रही थी। तू कितना काम करवाता है, अरे वो नन्ही सी जान है, थोड़ा दया कर लिया कर। ऋषभ मुस्कुराते हुए दादी से बोला, दादी आप खुद ही इतनी अच्छी है कि आपको हर ऐरा गैरा अच्छा लगने लगता है। ठीक है मेरी प्यारी दादी, जो हुक्म आपका, अब मैं चलता हूँ। ऋषभ ऑफिस चला गया। दादी की आंखों में अनुष्का की छवि हमेशा घूमते ही रही। ऋषभ ऑफिस में मिस्टर दास से कहता है कि आप मुझे मिस अनुष्का का पूरा फैमिली बैकग्राउंड और इस लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाकर बताइए। मिस्टर दास ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, सर मुझे सब मालूम है, उसने ही मुझे बताया था। जिस रात आपने उसे झूठे आरोप लगाकर लॉकअप में भिजवाया था, उसी रात मैंने उसके फैमिली का पूरा बायोडाटा
ले लिया था। उसके घर में कुल 6 लोग हैं, सबकी जिम्मेवारी इसी पर है। इसके पिता का किसी कार एक्सीडेंट में पैर टूट गया है। पैसों की कमी से ये लोग उनका ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं। 2 भाई स्कूल में हैं, शायद 7th और 8th में पढ़ते हैं। एक बहन है जो आप ही के कॉलेज में पढ़ती है। इन सब की जिम्मेवारी शायद अनुष्का के ऊपर ही है, इसलिए लड़की दिन रात मेहनत करती है और इसे अपना होश नहीं रहता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका परिवार ही है। ये अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। ऋषभ ये सारी बात सुनकर खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, ठीक है मिस्टर दास, आप जाइए। मिस्टर दास के जाने के बाद ऋषभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो टेबल पर बैठकर वहाँ रखे पेपर वेट को गोल गोल घुमाने लगता है। घर से फ़ोन आया कि दादी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, तुम जल्दी से आओ। वो जल्दी से घर चला गया। डॉक्टर दादी को इंजेक्शन दे रहे थे। वो अभी बेहोश थी। ऋषभ दादी के पास पहुंचकर कहा, क्या हुआ है दादी को? मैंने पूछा, क्या हुआ है दादी को? सब बोलने लगे, पता नहीं अचानक बेहोश हो गई। वो गुस्से से सारे नौकरों को डांटने लगा, मैं तुम लोगों को फ्री का पैसा देता हूँ कि जो तुम सब इनके पास नहीं थे, और तुम सब कहाँ मर गए थे। आज के बाद ऐसी लापरवाही मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ और अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। वो गुस्से में नौकरों पर चिल्लाया, फिर दादी के पास बैठ गया और भावुक होकर दादी का हाथ पकड़कर रोने लगा। उसकी माँ मीना उसे समझा रही थी, बेटा तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। दादी धीरे धीरे होश में आ रही थी। वो मुँह से ऋषभ ऋषभ आवाज़ लगा रही थी। ऋषभ उनके पास बैठकर बहुत दर्द भरे भाव से बोला, दादी मैं आपके पास हूँ, बोलिए क्या कहना है। जब उनकी आँख खुली तो वो बोली, तू क्यों रो रहा है? अभी तो मुझे तेरी शादी देखनी है, तेरे बच्चे को अपनी गोद में खिलाना है। पता नहीं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तू मेरा एक काम कर, उस लड़की को मेरे पास यहाँ बुला दे, उससे बात करके मैं ठीक हो जाऊँगी। वो बोला, आप जो बोलिएगा दादी मैं वही करूँगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मैं अभी उसे बुला देता हूँ। वो अपना फ़ोन निकाला और अनुष्का को फ़ोन किया और कहा कि अनुष्का तुम अभी ऑफिस की गाड़ी से हमारे घर आ जाओ, दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो तुम्हें याद कर रही है। अनुष्का जी सर बोलकर वो फ़ोन रख दी। ऋषभ के कहने पर अनुष्का ऑफिस से सीधे राठौर विला पहुंचती है। वो दादी के कमरे में जाती है तो सभी उनके पास ही बैठे थे। वो अंकल आंटी को नमस्ते करते हुए दादी के सिरहाने खड़ी होकर अपने हाथों से उनके सिर को सहलाते हुए धीरे से बोली, दादी मैं आ गई। दादी ने हल्की सी मुस्कान लाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। वो बोली, तू आ गई? अनु मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये भी कोई बात है, आप मुझे याद कर रही थी तो भला मैं कैसे नहीं आती। आपको क्या हो गया है? अभी तो आप 40 की ही हो, अभी से बेड पर रहिएगा तो सब आपको बूढ़े लोगों में गिनने लगेंगे। आप तो क्वीन एलिजाबेथ II है। ये सुनकर दादी धीरे से मुस्कुराकर बेड पर बैठने की कोशिश करने लगी। अनुष्का उन्हें सहारा देते हुए बेड पर पीछे पिल्लो लगाकर बैठा दी। फिर दादी बोली, तू सही कह रही है अनुष्का। फिर वो बोली, तेरा नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है? मुझे तेरा नाम बोलने ही नहीं आ रहा है। अनुष्का प्यार से बोली, दादी माँ, पापा और जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो मुझे सिर्फ अनु बुलाते हैं, तो आप भी मुझे अनु बुलाइए, मुझे बेहद खुशी होगी। दादी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो बोली, हाँ ये नाम सही रहेगा, मैं भी तुझे अब अनु ही बुलाऊंगी। तो मैं क्या बोल रही थी कि अभी तो मैं जवान हूँ, मैं अपनी बहू की तरह कोई बूढ़ी थोड़ी हूँ। अभी भी रोड पर चलती हूँ तो लड़के मुझे देखकर सीटी बजाते हैं। अचानक हंसते हंसते अनु के मुँह से सीटी बज गई। फिर वो ऋषभ की तरफ देखी। ऋषभ उसे देख रहा था। वो सहम गई और शांत हो गई। दादी बोली, अनु तुझसे एक बात बोलूँ, तू बुरा तो नहीं मानेगी? वो बोली, नहीं दादी, आप तो मेरी दादी हो, मैं आपकी बातों का भला बुरा क्यों मानूंगी? आप हुक्म दीजिए मुझे। वो बोली, मुझे ना कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, मैं ये रोज़ रोज़ उबली हुई चीज़ें खाकर बोर हो गई हूँ, क्या तुझे खाना बनाना आता है? अनु बोली, हाँ दादी, आप हुक्म तो करिए, आपको क्या खाना है? दादी बोली, मुझे बहुत दिनों से आलू के पराठे
और बैगन का भरता और उसमें थोड़ा तीखी अचार। दादी अपने जीभ चटकार के एक आंख दबाकर चटकारा लेते हुए बोली। अनु बोली, मैं अभी तुरंत आपके लिए बना लाती हूँ। ऋषभ गुस्से से बोला, मिस अनुष्का, तुम्हें मालूम है ये सब चीज़ कितना ऑयली है, इससे इनकी सेहत बिगड़ सकती है। दादी ऋषभ की तरफ मुंह बनाकर देखी और बोली, देख ले अनु, ये जो मेरा पोता है ये 10 डॉक्टरों में से एक है जो मुझे कुछ खाने पीने नहीं देता है। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मैं ये सब सुनते सुनते थक चुकी हूँ। अनु मन ही मन बोली, इस शैतान को मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, सच में ये राक्षस है, किसी को अपनी मर्जी से जीने ही नहीं देता है। दादी बोली, अब तू कहाँ खो गई, तू ही कुछ बोल इसे। वो बोली, सर मैं इनका डाइट का भी ख्याल रखूँगी, मुझे भी इनकी हेल्थ की चिंता है। मीना, ऋषभ की माँ बोली, चलो अनु, मैं तुम्हें किचन में लेकर चलती हूँ। वो किचन में दादी के लिए खाना बनाने लगी। ऋषभ की माँ अनु को बहुत प्यार से देख रही थी। फिर बोली, जानती हो अनु, मुझे बेटी का बहुत शौक था, पर भगवान ने मुझे बस एक बेटा ही दिया, वो भी बहुत गुस्सा करने वाला। फिर दोनों हंसने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में ऋषभ की माँ और अनुष्का में बहुत गहरी अपनापन आ गया और वो दोनों किचन में ही बातें करते करते दादी के लिए खाना बनाने लगी। फिर वो दादी का खाना बनाकर दादी के पास चली गई। दादी को खाना देकर पूछी, दादी अब बताइए आपको खाना कैसा लगा। दादी बोली, बहुत स्वादिष्ट, इतना अच्छा खाना खाए बरसों बीत गया। जब तेरे दादाजी थे तो वो मेरे हाथ का यही खाना खाकर कहते थे कि मन करता है खाने के साथ साथ तेरा हाथ भी खा जाऊँ। सब हंसने लगे। वो दादी को दवा दी और बोली, चलिए हम लोग थोड़ी देर बाहर घूमते हैं, आपको अच्छा लगेगा। वो दादी को गार्डन में घुमाने लेकर चली गई। उनसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगी। दादी उसके साथ बहुत खुश थी। ये देखकर ऋषभ भी थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। घर में हर कोई ये देखकर खुश था कि दादी बहुत खुश थी। फिर वो दादी को कमरे में लाकर उन्हें सोने को कहती है। दादी के सिर पर हाथ रखकर वो कुछ गाने की धुन गुनगुना रही थी। दादी उसका हाथ पकड़कर सो गई। थोड़ी देर बाद वो जाने लगी, तभी ऋषभ ने उसे रोकते हुए कहा, अगर दादी उठ गई तो। अनुष्का पीछे मुड़कर बोली, सर अब दादी सारी रात आराम से सो जाएगी, कल सुबह ही उनकी नींद खुलेगी। सर 5 बज गया है, मुझे घर भी जाना होगा, फिर 6 बजे होटल जाना है। अगर आप कहे तो मैं जाऊँ। ऋषभ कुछ बोलता उससे पहले ही ऋषभ के पापा राजेश जी ने कहा, अनु बेटा, ऋषभ तुम्हें घर तक छोड़ देगा। वो बोली, नहीं अंकल जी, मैं ऑटो से आराम से चली जाऊंगी। फिर वो चली गई। दूसरे दिन जब दादी उठी तो वो सब नौकरों को घर से भगाने लगी। अनु कहाँ है, उसको मेरे पास बुलाओ। ऋषभ को बोलो वो फ़ोन लाकर मेरी बात करवाए। ऋषभ घबराकर दौड़कर दादी के कमरे में आया। उसने दादी से पूछा, क्या हुआ आपको। वो बोली, तू अनु को फ़ोन लगा, मैं उससे बात करूँगी। ऋषभ वीडियो कॉल लगाया। अनु फ़ोन उठाई तो वो होटल में थी। दादी बोली, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई, जल्दी से आजा अनु। अनु बोली, गुड मॉर्निंग दादी। अरे इतनी प्यारी सी चेहरे पर इतना गुस्सा, दिस इज़ नॉट फेयर दादी। अकरू राजा का गुस्सा आपके चेहरे पर क्यों। दादी हंस दी। ऋषभ बोला, ये अकरू किसे बोल रही है। दादी बोली, तुझे तो तू मुझे क्यों छोड़कर चली गई। वो बोली, दादी मैं आपको कहाँ छोड़कर आई हूँ, देखिए आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ। अगर काम नहीं करूँगी तो वो शैतान मेरी आधी सैलरी काट लेगा, तो मेरे परिवार की देखभाल कैसे होगी। आप अच्छे से नाश्ता करके दवा खा लीजिए, मैं हर 2 घंटे बाद आपके पास फ़ोन करके बात करती रहूँगी। चलिए प्रॉमिस करिए आप मेरी बात मानेगी। दादी बोली, ठीक है, पर तुम मुझसे मिलने कब आएगी। वो बोली, बस फ्री होते ही आपके पास आ जाऊँगी। चलिए मैं फ़ोन रखूँ, बाय दादी। दादी गुस्से से बोली, लाओ दो जो खाना है। वो बोली है वो मुझसे मिलने आएगी। दिन भर दादी फ़ोन करके अनु को बुला रही थी, पर हर बार वो कोई न कोई प्यारा सा बहाना बनाकर दादी को बच्चों की तरह बहला दे रही थी। रात में वो ऋषभ से बोली, बेटा हम अनु को यहीं अपने घर में रख लेते हैं, मेरी केयर टेकर बनाकर। वो तुम्हारे साथ ऑफिस भी चली जाएगी और मेरी देखभाल भी हो जाएगी। तो उससे बात करके तो देख, अब मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोला, ठीक है दादी, मैं उससे बात करता हूँ। तू बात नहीं, पक्का उसे मनाकर मेरे पास ले आना। सच ही कहते हैं कि बच्चे और बूढ़े लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कभी कभी ये दोनों ही कुछ ऐसी जिद पकड़ लेते हैं कि उन्हें जब तक उनकी जिद पूरी नहीं की जाए वो मानते नहीं हैं।
कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ। ऋषभ दादी को समझाते हुए बोला, हाँ दादी, वो ज़रूर आपके पास आएगी और आपके साथ ही रहेगी। अब आप आराम से सो जाइए, मैं सुबह उससे बात करूँगा। वो दादी को गुड नाइट बोलकर कमरे का लाइट ऑफ कर कमरे से बाहर चला गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।